हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रीवियस जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। तो ये जो है आपके बाल विकास के क्वेश्चन आंसर्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जब शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वो क्या कर रही है? कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या फिर दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों पर संभवतः जो है वो तनाव बढ़ा रही है। तो तनाव तो कभी बढ़ाएगी नहीं, सिंपल चीज़ है। तो ये तो डी वाला बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ अगर सामूहिक गतिविधियों में शामिल कर रही है, यानी कि एक जो बच्चा दृष्टिबाधित है, जिसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ अगर वो इसको इन्वॉल्व कर रही है खेलने के लिए सामूहिक गतिविधियों में, कोई भी चीज़ों भी किसी भी एक्टिविटी में, तो वो एग्जैक्टली कर रही है सामवेशी शिक्षा की भावना के अनुसार वो कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं। बिल्कुल भी ये ऐसे ऑप्शंस कभी भी आपके सही नहीं होंगे, तो ये पहले ही आप डिनोट कर लीजिएगा कि भाई इससे तो निकाल देना है आपको। कि प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, या फिर शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या फिर अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करके सीखने को संवर्धित करता है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री आपका जो है किस टाइप के अंगों को सम्मिलित करता है? आपके पांचों सेंसेस को वो सम्मिलित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका इसमें हम कह सकते हैं कि भाई अधिगम का एक सिद्धांत ये भी है कि भाई अधिगम करते समय शरीर के अधिकतम इंद्रियों को सक्रिय रखा जाए, एक्टिव रखा जाए। तो इसमें अधिगम जो है वो प्रभावी तरीके से होता है। तो इसलिए शिक्षिका जो है वो जब अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है तो इससे अधिगम संवर्धित और पुष्ट हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि डी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। यानी कि अधिकतम अगर इंद्रियों का सेंसेस का उपयोग हम कर रहे हैं, डेफिनेटली दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ क्या है, आप देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। यानी कि आपकी आँख भी आ गई, कान भी आ गया, आप सुन भी पा रहे हैं। त्वचा देखिए एग्जैक्टली कह सकते हैं हम कि उसको फील भी कर पाते हैं ना, महसूस। अगर कोई उसमें रो रहा है तो हमारे पास भी इमोशंस आ जाते हैं ना, और कभी कभी तो हम रो भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम अपने पांचों सेंसेस का जो है वो यूज़ करते हैं इसमें। और कुछ हमें पूछना तो हम बोलते भी हैं, है ना, क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं तो फिर सब इसमें आ जाते हैं सारे सेंसेस। तो यहाँ पे जो है वो अधिकतम संवर्धित करता है किसको? इंद्रियों का उपयोग जो है सीखना, ये जो है इसको संवर्धित करता है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सही और गलत, वो मेडिकल स्टोर पे वो पता है ना, वो जो बंदा जाता है जिसको दवाई लेनी रहती है लेकिन वो चोरी करके वहाँ से रिटर्न आ जाता है, तो ये वही वाला है। उसी में वो जब वो सही और गलत, यानी कि कोई मर रहा है उस टाइम पे आप क्या करेंगे भाई? मतलब चोरी करनी पड़े तो हम वो भी करके लेके आएंगे, जस्ट बिकॉज कि हम हमारी फैमिली का मैटर होता है, बस इस वजह से। तो यहाँ पे सही और गलत इस प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल जो चिंतन प्रक्रिया है, इसको ये क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा, या फिर नैतिक यथार्थवाद, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत, अगर ये प्रश्न है इसके बारे में अगर निर्णय लेने में शामिल चिंतन है तो इसको हम नैतिक यथार्थवाद कहते हैं। ठीक है, नैतिक यथार्थवाद आपका सी ऑप्शन में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, तो इस विद्यार्थियों को डैश में सहायता की आवश्यकता है। किस में आवश्यकता है भाई? भावात्मक, संज्ञानात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र। एक ही अगर बात करते हैं, जब विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ उद्दंडता का अगर व्यवहार कर रहा है तो एक विद्यालय के मानदंडों को भी नहीं मान रहा है, तो कह सकते हैं वो भावात्मक रूप से उसको जो है वो भावात्मक क्षेत्र से वो थोड़ा सा पीड़ित है, और यहाँ पे जो है उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा उसकी जो है मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं चल रही है फिलहाल के लिए, तो उससे जो है अगर कोई अटैच हो पाता है, कोई उसे अगर समझा पाता है। अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जो है काउंसलिंग वगैरह के लिए भी भेजते हैं, तो बात करने से जो चीज़ें हैं वो बन सकती है। तो भावात्मक रूप से जो है वो उनकी सहायता करनी चाहिए हमें।
अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने के सुगम बनाने के अतिरिक्त ये जो है वो डैश में भी सहायता करती है। दुश्चिंतता, मूल्य द्वंद्व, सामाजिकरण या फिर आक्रामकता। देखिए, बात करते हैं विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ गतिविधियों में शामिल करना उनके सीखने को सुगम बनाता है। तो ये जो है एक समाजीकरण में भी ये इनकी सहायता करता है ना। तो सामूहिक गतिविधियों में अगर हम सीख रहे हैं कोई चीज़, या फिर उसमें देखो जैसे कोई बच्चा गिर गया, हम उसको उठा रहे हैं, ठीक है, कोई गिर गया तो उस पर हम हंसते हैं, कोई गिर गया तो कोई उसको उठाता है, कोई हंसता है। तो ये सब क्या है, इस सब से हम सामाजिकरण ही तो सीख रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं। तो शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को ये सुगम बनाता है और ये जो है वो समाजीकरण में भी सहायता करता है। तो सामूहिक गतिविधियों में जब आप सीखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो टीज़ भी करते हैं, लाइक किसी का आंसर रॉन्ग हो रहा है या फिर कुछ है, तो फिर एक्टिविटीज़ वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं आ रहा है उत्तर, तो हंसना, फिर मतलब बोलते हैं ना बातें बनाना चार रकम की, तो ये सारी चीज़ें चलते रहती हैं। तो जब तक आप इन सब में एक्टिवेट नहीं होंगे, इन सारी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपका समाजीकरण जो है वो रह जाएगा। तो टीचर को जो ये शामिल करना चाहिए, इसमें जो है समाजीकरण में बच्चे की सहायता करता है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निरयोग्य बच्चों को शामिल करती है, या फिर जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यताओं और स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को जो है वो शामिल करती है। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन की। तो देखिए, समावेशी शिक्षा किसकी बात करती है, तो ये बात करती है जो बच्चे जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई और अन्य विभिन्न योग्यता की स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को जो है वो शामिल करती है। यानी कि हम वहाँ पे उनके बीच में पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक और भाषिक रूप से, बल्कि उनको जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन चीज़ों को बगैर ध्यान में रखे, इनकी योग्यता क्या है, स्थिति क्या है, इन सबको जो है वो ध्यान में नहीं रखना है, हमको सिर्फ पढ़ाना है उनको। ये नहीं कि ये बच्चा किसी बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको हमें स्पेशल अटेंशन देना है क्योंकि उसके फैमिली से हमको कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है वहाँ पे, ठीक है। हम पढ़ाने जाते हैं तो सबको जो है वो एक रूप से पढ़ाना है। किस लिए बच्चों को यूनिफॉर्म दिया जाता है, ताकि वो एक रूप में रहे, और हमें भी यही सिखाया जाता है कि भाई उनको जो है वो पढ़ाना है, ना कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, या फिर चिंतन पैटर्न। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करते हैं आनुवंशिकता में किसी व्यक्ति के अगर बच्चे में कुछ गुण आते हैं, तो जैसे आंखों का रंग जो है उसकी आनुवंशिकता के लक्षण के कारण ही हो सकता है ना। बाकी सारी चीज़ तो सामाजिक गतिविधि समाज में सीखेगा, समकक्ष व्यक्ति के साथ जब व्यक्ति के साथ आएगा तब उसके कांटेक्ट में सीखेगा। चिंतन पैटर्न उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आंखों का रंग किससे आया है? पेरेंट्स से आया है, जीन्स से आया है। तो यहाँ पे जो है वो ये आनुवंशिकता से आया है, ठीक है। तो आंखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा या फिर आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। देखिए, बात करते हैं अगर शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्यों? तो देखिए, उनको जो है वो आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करने के लिए, ठीक है, ताकि उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या कमियां हैं, वो हम उसको डिनोट कर पाएँ और उसको जो है वो आगे की ओर उसके उपचारात्मक युक्तियों की ओर उसको जो है वो स्वीकार करके उसको मतलब बता पाएँ कि भाई क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, कैसे आपको आगे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, तो जबकि लीना उसी को सीखने में ज़्यादा समय ले लेती है। डिपेंड करता है यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, व्यक्तिक भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता या फिर समान से विशिष्ट। आपको, हमको और सबको ये पता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सीख ले रहा है, कोई जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे दोनों व्यक्तियों में क्या है, भिन्नता है, और ये इसी सिद्धांत को जो है वो प्रदर्शित यहाँ पे करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता या फिर शारीरिक गठन।
तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जो है वो विकास की ओर जो है वो ये विकास को मतलब आकार देते हैं, और शारीरिक गठन विकास का जो है वो एक क्या है, जैविक कारक भी है। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से जो आपका मेन था शारीरिक गठन, इसी के अतिरिक्त जो है वातावरणीय कारक जो है विकास को आकार देते हैं। यानी कि कह सकते हैं हम कि पौष्टिकता की गुणवत्ता हो सकती है, संस्कृति भी हो सकती है, शिक्षा की गुणात्मकता भी हो सकती है, लेकिन शारीरिक गठन नहीं हो सकता। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट व्हाट। ठीक है, इसके अलावा, तो शारीरिक गठन के अलावा जो है ये सारी चीज़ें हो सकती है, पौष्टिकता की गुणवत्ता हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, शिक्षा की गुणात्मकता हो सकती है। ठीक है, लेकिन शारीरिक गठन नहीं। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे का कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कि कुंठा का सामना, गिल्टी फील करना पड़ता है उसको, तो दूसरे के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होने में, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षम होने में, या फिर पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में अक्षमता हो, या फिर खेल कूद में भागीदारिता निभाने में वो अक्षम हो तब। देखिए मेनली हम कह सकते हैं श्रवण हास से ग्रसित जो बच्चा है वो क्यों गिल्टी फील करेगा, तो वो दूसरे के साथ जब है ना संप्रेषण करेगा, इन सेंस कह सकते हैं ना कन्वर्जेशन करेगा, तो उसको जो है वो लगेगा कि भाई क्या चल रहा है, मतलब सूचनाओं को बांटने में उसको थोड़ा सा मतलब असावधानी मतलब लगेगी ना, उसको थोड़ा सा सुनने में दिक्कत होगी ना। श्रवण हास से ग्रसित है बच्चा, मतलब उसको सुनाई थोड़ा सा कम दे रहा है, तो अगर नहीं सुनाई देगा तो बोलेगा ना थोड़ा सा तेज बोलो यार। अगर जब एक चीज़ को आपको बार बार अगर उसको रिपीट करना पड़ जाए, जैसे आप किसी को हेलो हेलो ही बोलते रहे फ़ोन वगैरह पे और नहीं सुनाई दे, सामने वाले को आपकी आवाज़ ही नहीं जा रही है और आप यहाँ से हेलो हेलो बोले जा रहे हैं, तो आपको भी इरिटेट नहीं होता कि सामने वाला आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लाइक द सेम। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो श्रवण हास से, तो वो तो बेचारा ऑलरेडी ग्रसित है। हम तो चलो नॉर्मल बीइंग हो के भी हम जो है वो इस टाइप से इरिटेट हो जाते हैं, वो तो बेचारा इससे ग्रसित है, तो वो जब इस टाइप से करेगा तो यहाँ पे उसको जो है किस चीज़ की प्रॉब्लम होगी, कन्वर्जेशन करने में, सूचनाओं को बांटने में जो है वो थोड़ा सा अक्षम होगा। तो आपका ये उत्तर जो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिसलेक्सिया। आगे आपका फेवरेट क्वेश्चन यानी कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। अब ये मत, इसको गलत मत करिएगा, सुनने, पढ़ने, बोलने और बोलने व सुनने। डिसलेक्सिया देखिए एक अधिगम विकलांगता है, तो जिसका प्रकटीकरण हम कह सकते हैं पठन विकार के रूप में होता है, यानी कि कह सकते हैं भाई पढ़ने के लिए। ठीक, इसी समस्या से ये जो है वो संबंधित है, और इसको प्लीज़ 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 इसको मत भूलना, ये आप मार्क ही कर लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक जो वो पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, या फिर वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़े। तो ये निजी कक्षाओं में पढ़े, निजी कोचिंग में जाए, ऐसे कोई भी ऑप्शन जो है आपके पहले ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो है वो 3 ही ऑप्शन बचते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे, तभी तो वो जो है अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे ना, वरना अकेले अकेले अगर पढ़ के लड़ रहे हैं तो क्या पता चलेगा क्या स्कोर कर रहे हो, क्या नहीं स्कोर रहे हो, अपने आप से थोड़ी ना। यहाँ पे जब आप अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे अन्य विद्यार्थियों के साथ, तब जो है अपनी क्षमताओं को आप विकसित कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है, लैंगिक समानता, लैंगिक पूर्वाग्रह, सामाजिक उत्तरदायित्व या फिर लैंगिक संवेदनशीलता। तो देखिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। ठीक है, यानी कि आपको जो है वो बायसनेस नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह मतलब क्या, बायसनेस, पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो लैंगिक पक्षपात मतलब क्या हो जाएगा, आपका जेंडर बायसनेस आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। मेल फीमेल में आपको जो है वो डिफाइन नहीं करना है कि हाँ ये इसका काम है, ये इसका काम है, ऐसा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है वो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण
या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण। देखिए यहाँ पे बात करते हैं संवेदी प्रेरक चरण में शिशु जो है वो असहाय जीवधारियों से गतिशील और अर्धभाषी और सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। तो वे जो है वो आवाज़ और प्रकाश के प्रति जो है वो प्रतिक्रिया भी करते हैं। तो रुचिकर कार्यों को करते करते रहने की कोशिश वो करते रहते हैं और इस वजह से वस्तुओं को जो है वो स्थिर मानने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है वो उनका जो है वो संवेदी प्रेरक चरण जो होता है, इसमें वो वस्तु को स्थायित्व प्रदर्शित करने लगता है। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।